हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर 1 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बाइनोमियल थ्योरम से पहले हमें कुछ चीज़ों को पता होना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं प्री रिक्विजिट फॉर बाइनोमियल थ्योरम। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है तो आपको बाइनोमियल थ्योरम समझने में बहुत मुश्किल आने वाली है। वो चीज़ें क्या है, जैसे सपोज को पहला है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है मैं आपको वैसे पहले लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस किया, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ एन नेचुरल नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर मुझे फैक्टोरियल एन की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, एन, एन माइनस वन, एन माइनस के टू, इस तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तक ले जाऊँगा मैं। अगर मुझे एन फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मैं एन लिखूंगा, उससे एक एक टर्म कम करता जाऊंगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर जैसे सपोज करो मुझे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू लिखनी है तो मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब कुछ चीज़ें और है। फैक्टोरियल 0 का मान जैसे क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल एन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इस तरह से मुझे अगर और कुछ भी लिखना है, जैसे सपोज करो मैं फैक्टोरियल 5 की वैल्यू लिखना है यहाँ पे एन बराबर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अगर आप उसमें कुछ ही वैल्यू पुट करेंगे, सपोज करो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा 10 एन मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 9। तो फैक्टोरियल आया समझ में। अब एक चीज़ और है जो बहुत ज़रूरी है इसके लिए सीखना, वो क्या है? अब इसके लिए एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है आपको, कि वो है एनसीआर का फॉर्मूला। एनसीआर क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से मुझे आर का सिलेक्शन करना है तो मैं इसको फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखूंगा? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। आज बस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए आप, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। यहाँ पे एक कंडीशन होती है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंस रिजल्ट रहते हैं इसके, वो क्या रहते हैं? एन सी जीरो का मान होता है 1। आप इसको वेरिएबल प्रूव कर सकते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के। और नेक्स्ट एन सी वन का मान होता है एन, एंड थर्ड है एन सी एन का मान भी क्या होता है? 1। एंड फोर्थ क्या है? एन सी आर की वैल्यू क्या होता है? एन सी एन माइनस के आर। कैलकुलेशन में ये वाला इसकी रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे मुझे 6C2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू, इसको मैं करूँगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसमें क्या होगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगी वैल्यू हमारा? 6 इंटू 5/2। तो ऐसा हर बार होने वाला है। अगर मुझे इस टाइप की वैल्यू मिलेगी तो जिसमें एक ऊपर नीचे एक कॉमन टर्म आएगा फैक्टोरियल में, मैं उसको क्या कर सकता हूँ? कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो इससे मुझे क्या एक ऑब्जर्वेशन मिलता है कि अगर मुझे इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकालना है 6C2 का, तो नीचे क्या है? 2 है, 2 मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं 6 के 2 फैक्टर करूँगा, 6 एंड उससे एक कम, 6 एंड उससे एक कम, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 और मैं डिवाइड कर दूंगा 2 फैक्टोरियल से। अगर इसी तरह से मुझे 9C7 की वैल्यू निकालनी है, सपोज करो 9C7, तो मैं 9C7 को ऐसे लिख सकता हूँ 9C2 इस वाले फॉर्मूला का यूज करते हुए। अब 9C2 का यहाँ पे क्या है? 2 है, तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकाल लूँगा? 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 और डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से मुझे 7C3 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? 7 इसके 3 फैक्टर करूंगा मैं, 7 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 35। तो इसलिए इतना आपको आना बहुत ज़रूरी है बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले। नाउ लेट्स बिगिन बाइनोमियल थ्योरम।
नाउ बायनॉमियल थ्योरम समझने से पहले हम समझेंगे बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू डिसिमिलर टर्म्स इज कॉल्ड बायनॉमियल एक्सप्रेशन। बायनॉमियल शब्द से जैसे ही आपको पता चल रहा है कि बायो मतलब दो, मतलब दो टर्म होने चाहिए उसमें। टर्म कैसे? जैसे मैं एक्स प्लस के बाई करूँ, इसमें दो टर्म हो गए, एक्स प्लस बाई। एक्स प्लस के 2x नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये क्या है? सिमिलर टर्म्स हैं, ये 3x हो जाएगा। तो डिसिमिलर टर्म्स होने चाहिए, जैसे x प्लस के बाई, एक्स प्लस के 2y या x प्लस के 3y। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि बायनॉमियल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। मतलब एक मान के चलो दो टर्म लेना है हमें बस, तो एक प्लस से पहले और एक प्लस के बाद वाला टर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं बायनॉमियल थ्योरम पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 8th स्टैंडर्ड में बायनॉमियल थ्योरम पढ़ी है तो आपको कैसा लगेगा? तो आप बोलोगे मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन हम सब ने क्लास 8th स्टैंडर्ड से ही बायनॉमियल थ्योरम पढ़ना शुरू कर दिया था। ये अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब जो हम पढ़ेंगे बस उसी का एक एडवांस रूप है। तो आपने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 8th में। कौन सी है वो आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा सबने। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो ये क्या है? बायनॉमियल थ्योरम भी, इसमें भी दो टर्म है, a प्लस बी, और उसका एक पावर है, और उसका हमें क्या निकालना है? एक्सपेंशन निकालना है। तो ये आपने पढ़ा होगा। अब जो हम पढ़ेंगे इसी का एक एडवांस रूप पढ़ेंगे हम। तो अब इसको आगे और कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपने पढ़ा है। अगर किसी ने, मैं बोलूँ a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस के 3 a स्क्वायर b प्लस के 3 a बी स्क्वायर प्लस के बी क्यूब। ये हमने सबने आपने याद किया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि a प्लस बी का होल 4, a प्लस बी की पावर 4, अगर मैं आपसे कहूँ कि a प्लस बी की पावर 4 क्या होगा, तो आप बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे, क्योंकि ना मैंने याद किया आज तक, तो कभी ना मुझे ज़रूरत पड़ी कभी a प्लस बी की पावर 4 करने की। आपको भी शायद कभी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन अब आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे पहले हम दो टर्म और लिख लेते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इससे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी की पावर 1, वो क्या होगा? a प्लस बी, एंड a प्लस बी की पावर 0 क्या होगा? वो क्या होगा? 1 होगा। तो अब मुझे a प्लस बी की पावर अगर 4 लिखना है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे लिखूं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनको ऑब्जर्व करता हूँ सही से कि मुझे इससे कोई पैटर्न मिल पा रहा है क्या। इन जो हमने ऊपर 4 आइडेंटिटी जो लिखी है, a प्लस बी की पावर 0, a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की पावर क्यूब, इनसे कुछ मुझे मिल पा रहा है क्या? क्योंकि अगर मुझे अगर कोई सिमिलर फॉर्मूला बनाना है इसका, सिमिलर एक्सपेंशन का, तो इसमें कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए जो एक ही रूल से बंधे हो। तो मैं देखता हूँ थोड़ा। जैसे जब मैंने पावर 0 लिखी थी, a प्लस बी की पावर 0 लिखी थी, तो मुझे एक टर्म मिला था। जब मैंने a प्लस बी की पावर 1 लिखा तो मुझे 2 टर्म मिले। जब मैंने पावर 2 कर दी तो मुझे कितने टर्म मिले? 3 टर्म। और जब मैं पावर 3 कर दी तो मुझे कितने टर्म मिले? 1 2 3 4 टर्म। अब मुझे पावर 4 कर दिए मैंने, तो मुझे कितने टर्म मिलेंगे? 5 टर्म। एक चीज़ हमें पता चल गई कि a प्लस बी की पावर 4 के जो एक्सपेंशन है उसमें मुझे 5 टर्म मिलेंगे। और क्या क्या मुझे मिल सकता है? जब मैं यहाँ पे लिख रहा था तो इसमें a की पावर कितनी थी? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। a की पावर 0 का मान 1 होता है। इस पहले वाले उसमें a की पावर 0 थी। अब दूसरा टर्म में देखता हूँ a प्लस बी की पावर 1 में। a प्लस बी की पावर 1 में क्या है, अगर पावर 1 है तो a की पावर भी 1 है और b की पावर भी 1 है। और जब a प्लस बी की पावर 2 देख रहा हूँ मैं उसमें, तो उसमें क्या देख रहा हूँ कि a की पावर 2 है
एंड लास्ट में b की पावर 2 है और बीच में क्या है a की पावर 1 है एंड b की पावर 1 है। मतलब इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है। थर्ड वाले में क्या देख रहा हूँ मैं, a की पावर q है और फिर उसके बाद a की पावर 1 कम हो जा रही है और b की पावर 1 हो रही है। फिर इसके बाद a की पावर 1 और कम हो रही है और b की पावर 1 बढ़ रही है। फिर उसके बाद b की पावर 3 हो जा रही है। तो अभी इस पैटर्न से मुझे क्या मिल रहा है कि ये वेरिएबल्स हैं, उनका मुझे पता चलेगा कि वेरिएबल्स को मुझे कैसे लिखना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इन वेरिएबल्स को, कि यहाँ पावर 4 है तो मुझे a की पावर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे पहले टर्म में a की पावर 4, पहले टर्म में क्या लिख दूंगा मैं a की पावर के 4 प्लस। अब मुझे इस कोफिशिएंट का नहीं पता कि मुझे क्या लिखना है। फिर मैं a की पावर 1 कम हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हो गई थी कम, तो a की पावर 1 कम कर देता हूँ मैं, तो a की पावर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और b की पावर 1 रखना है और b लिख दूंगा मैं। फिर प्लस, फिर उसके बाद a की पावर 1 और कम हो जाएगी, तो a की पावर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 एंड b की पावर 1 बढ़ा देता हूँ, b की पावर 2 प्लस, फिर a की पावर 1 और कम हो जाएगी, a एंड b की पावर के क्यू कर देता हूँ प्लस के लास्ट में a की पावर खत्म हो जा रही है तो a की पावर खत्म कर दी और सारी पावर किसको दे दी, b को। तो ये मुझे मिल गया एक, जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे लिखना है ये मुझे पता चल गया। अब मुझे पता करना है कि जो कोफिशिएंट है, जैसे ए बी का कोफिशिएंट है या ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट है, इधर ए बी स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये क्या आएगा। तो ये 1 2 3 4, ये 4 प्लेस जो है खाली रह गए। तो इनको हम कैसे देखेंगे, इनका हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, पास्कल्स ट्रायंगल होता है। आपने कभी पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ा होगा, तो मैं आप थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ उसको, पास्कल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, कोफिशिएंट निकालने का एक आप तरीका होता है। पास्कल ट्रायंगल से हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं हम इजीली। वो कैसे निकाल सकते हैं आप देखते हैं थोड़ा। तो पास्कल्स ट्रायंगल में क्या होता है, एक ट्रायंगल की फॉर्म शेप लेता है एक, और जैसे सपोज करो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एक 1 है, तो इसके जो एंड में इसके जो सिरे हैं वो 1 से शुरू होंगे, 1 पे ख़त्म होंगे, और बीच वाले हमें कोफिशिएंट देखने हैं कि बीच वाले टर्म हमें क्या मिलेंगे। तो जब टर्म 1 है तो उसमें 1 ही मिलेगा हमें। जब 2 टर्म हो जाएंगे, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, क्योंकि लास्ट में 1 1 ही मिलेगा। फिर जब 3 टर्म हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो शुरुआत में 1 मिलेगा, लास्ट में 1 मिलेगा, और ये जो बीच में क्या आएगा, इन दोनों का सम, जिससे ये जुड़ा हुआ है, इन दोनों का क्या आएगा सम, यहाँ पे क्या आएगा 2। अब एक और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ मुझे 1 मिलेगा, इधर भी 1 मिलेगा, और यहाँ मुझे 2 टर्म मिलेंगे, एक इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 1 और एक इससे मिलेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, एंड 2 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, ये 1 ही रहेगा। अब इसको मैं और आगे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये लास्ट में 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, फिर एक इनसे मिलेगा मुझे, एक इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, ये 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, या 3 + 3 ये 6 हो जाएगा, एंड ये 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, एंड ये 1 मिलेगा। तो पास्कल्स ट्रायंगल से हमें क्या मिलेंगे, हमें जो बीच के जो नंबर हैं, जो कोफिशिएंट जो हमें नहीं पता चल पा रहे थे, मैंने कैसे लिखूंगा मैं। तो अब इसमें a + b की पावर 0, ये किसके लिए है, ये 1 के लिए। a + b की पावर 1 में 2 टर्म होते हैं, तो a और b के कोफिशिएंट ये हो गए। a + b का पावर स्क्वायर में 3 टर्म होते हैं, तो इन तीनों के जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गए, ये हो गए। a + b की पावर क्यूब में कितने टर्म होते हैं, 4 टर्म होते हैं, उन चारों के कोफिशिएंट क्या हो गए, ये हो गए। अब मुझे मिल गया कि a + b की पावर 4 में कितने टर्म होते हैं, 5 होते हैं, और 5 कोफिशिएंट क्या है, ये है। अब मैं लिख सकता हूँ इजीली a + b की पावर 4 का फॉर्मूला। चलो आओ दोबारा लिखते हैं, a + b की पावर के 4।
सबसे पहले मैं वेरिएबल्स को लिखता हूँ। वेरिएबल को लिखना हमने सीख लिया था। कैसे लिखा था हमने? ए की पावर के पूरी पावर, ए को पहले पूरी पावर दे दो, फिर प्लस करो। फिर दूसरे टर्म में क्या था? ए की पावर एक कम कर दी और बी की पावर एक बढ़ा दी। ए की पावर को मैं एक कम कर देता हूँ, ए की पावर को एक कम कर देता हूँ 3 एंड बी की पावर को एक बढ़ा देता हूँ प्लस। फिर ए की पावर को एक और कम कर देता हूँ, ए की पावर को 2 कर देता हूँ मैं एंड बी की पावर को 2 करनी पड़ेगी मुझे। फिर ए की पावर को एक और कम कर देता हूँ और बी की पावर को एक बढ़ा देता हूँ। फिर ए की पावर खत्म हो जाएगी लास्ट में एंड बी की पावर क्या बचेगी? 4। अब मुझे ने वेरिएबल्स लिख लिए। अब मुझे लिखना है इनमें कोफिशिएंट को पुट करना है। तो हमने पास्कल्स ट्रायंगल से देखा था कि कोफिशिएंट कैसे निकाले जाते हैं। तो ये पहले वाले में क्या आएगा? ए की पावर 4 का क्या आएगा? कोफिशिएंट 1 आएगा। एंड दूसरे वाले टर्म का क्या है? 4 आएगा, तो यहाँ मैं 4 लिख दूंगा। एंड तीसरे वाले टर्म का क्या आएगा? 6 आएगा, यहाँ 6 लिख दूंगा मैं। एंड चौथे वाले टर्म का क्या आएगा? कोफिशिएंट 4 आएगा। एंड ये 5 वाले टर्म का क्या आएगा? ये 1 आएगा। तो ये मेरा हो गया a प्लस वी की पावर 4। अगर मैं आपसे कहूँ कि a प्लस वी की पावर 5 मुझे लिखना है तो आप इजीली आप लिख सकते हो। उसके पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पास्कल्स ट्रायंगल में एक और रो ऐड करनी पड़ेगी। चलिए पास्कल ट्रायंगल में एक और रो ऐड करते हैं। पहले 1 रहेगा एंड लास्ट में 1 रहेगा। बीच में इन दोनों से एक टर्म मिलेगा मुझको और इन दोनों से एक टर्म मिलेगा, इन दोनों से एक टर्म मिलेगा एंड इन दोनों से भी एक टर्म मिलेगा मुझे। तो कितने बने मुझे? कितने कोफिशिएंट बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। कितना हो जाएगा? ये 1 होगा, ये 4 + 1 ये 5 एंड ये हो जाएगा 10। इन दोनों से मिलेगा, ये भी 10 आएगा और ये 5 मिलेगा और ये 1। अब मैं a प्लस वी की पावर 5 का फॉर्मूला आसानी से लिख सकता हूँ। मैं a प्लस बी की पावर 5 कैसे लिख सकता हूँ? सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ? अपने वेरिएबल्स को लिखता हूँ मैं, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है। ये किसका हो गया? a प्लस बी की पावर 5 के लिए एक्सप्रेशन। तो a प्लस बी की पावर 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पहले सारी पावर a को दे दो, सारी पावर a को दे दी, b का को छोड़ दिया प्लस। फिर a की पावर 1 कम कर देता हूँ, a की पावर 4 कर देता हूँ एंड b की पावर 1 बढ़ा देता हूँ, b की पावर 1 या प्लस। फिर a की पावर 3 कर देता हूँ, b की पावर 2 प्लस। फिर a की पावर 1 कम कर देता हूँ b की पावर 1 बढ़ा देता हूँ। उसके बाद फिर a की पावर 1 और कम, b की पावर 4 एंड लास्ट में सारी पावर किसको मिल जाएगी? b को, b की पावर 5। अब इसमें कोफिशिएंट पुट कर दीजिए। पहले की पावर तो क्या है? कोफिशिएंट 1 है, दूसरे टर्म का क्या है? 5 है, तीसरे का क्या है? 10 है, चौथे का क्या है? 10 है, पांचवें का क्या है? ये 5 है एंड छठवें का क्या है? 1 रहेगा। तो ये आ गया आपका a प्लस वी की पावर 5 का फॉर्मूला। अगर मैं कहूँ कि a प्लस वी की पावर 6 तो आप निकाल सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला भी हमारा वैलिड नहीं है, फुल प्रूफ नहीं है। ये क्यों नहीं है? कि अगर मैं a प्लस वी की पावर 20 निकालना है मुझे, तो आप इसको और लंबा करते जाओगे, पहले कोफिशिएंट निकालोगे, तो ये भी क्या है कि बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो अब हम सोचेंगे कोई एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि a प्लस बी की पावर n रख दूं मैं और उसमें n की वैल्यू पुट करते चले जाऊं और मुझे सारे फॉर्मूले अपने आप मिल जाए। तो उसी पे हम काम करेंगे। हम क्या, हमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला बन सकता है कि जिससे मैं आसानी से कोई भी एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को मैं कर सकूं। अब देखिए एक छोटा वाला एक्सपेंशन लेता हूं मैं, a प्लस वी की पावर के क्यूब वाला। तो a प्लस वी की पावर क्यूब में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म कौन सा होता है? वो पावर है उसकी, क्योंकि सब कुछ किस पर डिपेंड है? पावर पर डिपेंड है। ये टर्म निकले 3, पावर 3 है तो टर्म कितने निकले? 4। तो सब कुछ क्या है? पावर पर डिपेंड है। तो अगर इस पावर की मदद से, इस पावर की हेल्प से मुझे कुछ और देख सकता हूँ कि इसमें और कोई पैटर्न बन रहा है क्या, तो
मैं देखता हूँ ये मुझे जो जितने इसमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को लिखना तो आ गया। मैं वेरिएबल्स तो मैं कोई भी किसी का भी, चाहे मुझे a प्लस बी की पावर 10 का लिखना पड़े तो मैं लिख दूंगा। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आ रही है, कोफिशिएंट को लिखने में। कोफिशिएंट के लिए मुझे क्या तरीका था पहले, पास्कल ट्रायंगल का, लेकिन वो भी थोड़ा क्या है, टिपिकल है। ठीक है, छोटे टर्म के लिए तो वैलिड है, लेकिन जब ज़्यादा टर्म ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए वैलिड नहीं है। तो मुझे अब किसका सब्स्टिट्यूट देखना है, मुझे देखना है कि जो पास्कल ट्रायंगल है जिससे मैं कोफिशिएंट निकालता हूँ, कोफिशिएंट निकालने का मुझे कोई और तरीका आ जाए। तो वो निकालने के लिए हम ट्राई करते हैं कि जैसे इस वन को मुझे निकालना आता हो, तो मैं इस वन को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस 3 की मदद से। तो मैं इस वन को मैं लिख सकता हूँ 3C0। अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि NC0 का मान क्या होता है, 1 होता है। एंड इसके लास्ट टर्म को देखो, ये क्या हो सकता है, सॉरी, इसके लास्ट टर्म को देखो कि लास्ट टर्म क्या है, 3C3। तो 3C3 के मान क्या भी होता है, 1 होता है। मतलब मैंने यहाँ पे n पुट किया और फिर पहला टर्म मैंने क्या ले लिया, नीचे r की जगह पे 0 ले लिया। फिर इसको मैं लास्ट तक ले गया, कहाँ तक ले गया, n तक ले गया मैं। तो NCN मैंने लिख दिया एक तरह से, आप ये मान चलो एक NCN है। n क्या है यहाँ पे, 3 है। तो 3C3 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब मैं ये देखूंगा कि जैसे मुझे बनाना है, 0 लिया मैंने पहले यहाँ पे, फिर 3C1 लिया, फिर 3C2 लिया। अगर इन दोनों टर्म से मुझे जो बीच के जो टर्म मिल जा रहे हैं तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मतलब एक फॉर्मूले के मदद से भी मुझे क्या मिल जाएंगे, कोफिशिएंट मिल जाएंगे। फिर मुझे हर बार पास्कल ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3C1 का मान क्या होता है देखते हैं। तो 3C1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 मल्टीप्लाई 2/2, क्या हो गया, 3 आ गया। ये तो कमाल हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हम 3C2 बन रहा है क्या मुझे। तो 3C2 का मान क्या होता है, 3C1 के बराबर ही होता है, NCN माइनस R। तो ये भी क्या मुझे क्या मिल गया, ये भी मुझे 3 मिल गया। तो अब हमें क्या मिल गया, एक कोफिशिएंट निकालने का एक नया तरीका मिल गया कि अगर मुझे किसी की पावर कितना भी हो, जैसे यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ, अगर इसकी पावर a प्लस e की पावर मैं 4 लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे 0 से चलूँगा और 4 तक लास्ट तक चलूँगा, मुझे जो सारे कोफिशिएंट है वो मुझे मिलते चले जाएंगे। तो अभी हमने जो a प्लस बी की पावर 5 का लास्ट में जो फॉर्मूला लिखा था पास्कल ट्रायंगल की मदद से, अब हमें इसकी तरफ इसकी मदद से लिखते हैं। उसको कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। मुझे क्या लिखना है, a प्लस बी की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखना है मुझे। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है, अच्छे से मुझे पता है इनको ये वेरिएबल्स को लिखना पता है मुझे सबसे अच्छे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये वेरिएबल्स को लिखूंगा। मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं पूरी पावर पहले a को दे दिया, a की पावर 5 और b की पावर क्या हो जाएगा इसमें 0, b को कोई पावर नहीं दी। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, a की पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब 4 हो जाएगी, b की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर अगले टर्म में क्या होगा, a की पावर 1 कम हो जाएगी, 3 हो जाएगा, एंड b की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर अगले टर्म में क्या होगा, a की पावर 1 कम हो जाएगी एंड b की पावर 3 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी एंड b की पावर 4 हो जाएगी एकदम। फिर लास्ट टर्म आएगा, a की पावर क्या हो जाएगी इसमें 0 एंड b की पावर क्या हो जाएगी 5। अब हमने वेरिएबल्स लिख लिए, अब हमें लिखना है कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे इनके साइड में। तो कोफिशिएंट के लिए अभी हमने देखा था उसमें a प्लस बी की पावर क्यू में कि मैं n से शुरू करूंगा और n पे ही ख़त्म कर दूंगा। तो क्या मुझे क्या मिल जाएंगे, मुझे कोफिशिएंट मिल जाएंगे। जैसे पहले वाले का कोफिशिएंट क्या लिखा हूँ मैं, 5C0 से, और लास्ट वाले का क्या लिखना है मुझे 5C5। तो 5C0 का मान भी 1 होता है एंड 5C5 का मान क्या होगा 1 होगा। अब मैं बीच के टर्म लिख सकता हूँ इसको बदल के, इसका टर्म एक एक आगे बढ़ता जाऊंगा। ये हो जाएगा 5C1, ये हो जाएगा 5C2, ये हो जाएगा 5C3, ये हो जाएगा 5C4 एंड 5C5।
तो मैंने एक डायरेक्ट मेथड लिख दिया, ये किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखने का तरीका लिख दिया, चाहे पावर उसकी कितनी भी हो तो हम लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे हम x की पावर n के लिए, मतलब किसी की पावर उसकी n के लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे। आई होप आप सारे लोग आसानी से लिख सकते हो आप। वही एक्चुअल एक्सपेंशन क्या है, ये क्या है, दिस इज द एक्चुअल बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसी का एक बड़ा रूप हम इसको n की पावर लिख सकते हैं। इस 5 की जगह पे अगर n लिख देंगे हम तो क्या हो जाएगा, हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो अब मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है x प्लस के y की पावर n। x प्लस y की पावर n का मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है। आई होप आप अपने से लिख सकते हो। ये बुक में फर्स्ट लाइन यही होती है बुक में, इसलिए क्या है ना, इसको देख के डर लगता है बोले अब मुझे, लेकिन आई एम श्योर दैट अभी आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल। आप किसी का भी बाइनोमियल एक्सपेंशन आसानी से लिख सकते हो। देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो पहले क्या लिखते थे हम, एन सी और 0 लिखते थे। और पहले क्या है, सारी पावर किसको देते थे, पहले वाले टर्म को, मतलब x को मैं सारी पावर देता हूँ n, और दूसरे वाले टर्म को क्या है 0 पर रख देता हूँ। फिर दूसरा टर्म क्या है, एन सी 0 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, ये एक बढ़ता चला जाएगा। एंड x की पावर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक n-1, एंड y की पावर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, प्लस तीसरा टर्म लिखते हैं हम एन सी 3 एंड x की पावर कितना हो जाएगा, मुझे नहीं सॉरी, तीसरा टर्म लिखते हैं हम एन सी 2 एंड x की पावर के n-2, एक कम हो जाएगा, एंड y की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस एन सी 3, x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर n-3 एंड y की पावर हो जाएगा 3। अब इसमें देखो एक पैटर्न और मिल रहा है कि जब मैं यहाँ पे सी नीचे 0 लिख रहा हूँ मैं, तो y की पावर 0 है और x की पावर क्या है, n-0 बोल सकता हूँ मैं इसको। जब मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ तो x में से उतना ही माइनस करना पड़ रहा है जितना नीचे है, और y की पावर उतनी ही है जितनी c के नीचे वैल्यू है, r की जो वैल्यू है। अब थर्ड टर्म में देखिए कि जो r की वैल्यू है, इसको अगर मैं r मान लूँ नीचे, जैसे NCR का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं जनरली, तो इसको मैं r मान लूँ, जो r की वैल्यू है वही मुझे n में से माइनस करना पड़ रहा है, और वही वैल्यू मैं y की जगह पे पुट कर रहा हूँ y की पावर के रूप में। थर्ड वाले टर्म में देखिए जो r की वैल्यू है वही जो है x में से मैं माइनस कर रहा हूँ, n में से माइनस कर रहा हूँ मैं, वही जो है n में से माइनस कर रहा हूँ, वही पावर y की पावर के रूप में लिख रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, एन सी, अगर मैं 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो x की पावर क्या लिखूंगा, n-4, 4 माइनस कर दूंगा, और y की पावर क्या आ जाएगी, 4 ही आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें एक जनरल टर्म मान लेते हैं बीच में, कोई भी r मान लेता हूँ, जैसे एन सी r लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो x की पावर क्या हो जाएगा, उतना ही माइनस कर दूंगा, n-r, और y की पावर क्या हो जाएगी, r पुट कर दूंगा, प्लस लास्ट टर्म जैसे एन सी n हो जाएगा, x की पावर n-n, एंड y की पावर क्या हो जाएगा, n। ये आपका आ गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक शॉर्ट रूप भी है, क्योंकि ये सभी क्या है, सबका सम है, तो इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x प्लस y की पावर n इक्वल टू हो जाएगा 1 समेशन r इक्वल टू 0 से लेके n तक NCR एंड x की पावर के n-r एंड y की पावर r। आई होप अब आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन से कभी डर नहीं लगेगा, और न कभी इस फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस पर सारे क्वेश्चन। धन्यवाद।